हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फिट एंड फाइन। घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक देखा था उसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ अ रिकर्सन। और रिकर्सन के अंदर रिकर्सन फंक्शन आपको पढ़ाया था। तो प्रीवियस क्लास में जो रिकर्सन फंक्शन मैंने पढ़ाया था, तो रिकर्सन फंक्शन का मीनिंग मैंने समझाया था। रिकर्सन फंक्शन एक्चुअल में एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपने ही फंक्शंस को रीडिफाइन करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। तो उन फंक्शंस को हम कहते हैं रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन का मैंने यूज़ बताया था कि इन केस ऑफ अगर हम नॉर्मल बेस पर किसी फंक्शन का यूज करते हैं तो उस फंक्शन को हम फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसे कॉल करने के लिए मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं। दैन जिसे हम जब भी यूज करते हैं तो बार बार उसे रिकॉल करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को सेव करने के लिए फंक्शंस के अंदर ही एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज़ में आता है, दैट इज़ अ रिकर्सन फंक्शन। तो रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, कैसे इसका यूज़ होता है, वो चीज़ें हमने थ्योरेटिकल सेक्शन के बेस पर प्लस प्रैक्टिकल बेस पर हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। आज हम उसी के आगे कुछ एग्जांपल्स का यूज़ करते हुए उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक उनको हम टैली कर। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जब मैंने आपको रिकर्सन फंक्शन पढ़ाया था, तो रिकर्सन फंक्शन के अंदर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जब भी हम रिकर्सन फंक्शन बनाते हैं तो रिकर्सन फंक्शन बनाते समय उसमें मेनली 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें ध्यान होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारी ये होती है कि जब भी किसी रिकर्सन फंक्शन को बनाया जाता है तो बनाते समय वो फंक्शन हमेशा इनफाइनाइट लूप के बेस पर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो फंक्शन आपने बनाया अगर वो फंक्शन टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन कभी एंड ही नहीं होगा। तो जब भी किसी रिकर्सन फंक्शन को बनाया जाएगा तो बनाते समय उस फंक्शन के अंदर हमेशा टर्मिनेशन कंडीशन होना कंपलसरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप रिकर्सन फंक्शन का यूज करेंगे या रिकर्सन का यूज करेंगे तो रिकर्सन का यूज करते समय उस रिकर्सन फंक्शन के अंदर बेसिकली केसेस के बेस पर 2 टाइप के केस यूज में आते हैं। उन्हीं केस में एक होता है रिकर्सिव केस, एक होता है बेस केस। आप दोनों का यूज कैसे करते हैं उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ कि बेसिक फॉर्मेट में जब कोई यूज़र किसी भी रिकर्सन फंक्शन का यूज करता है तो रिकर्सन फंक्शन का यूज करने पर उस रिकर्सन फंक्शन के अंदर बेसिकली हमेशा 2 केस हमेशा होते हैं। उन केसेस में पहला जो केस होता है उस केस को हम कहते हैं रिकर्सिव केस, और दूसरा जो केस होता है उस केस को हम कहते हैं बेस केस। तो रिकर्सिव केस जो होता है उस केस को हम जनरल केस भी कहते हैं कि रिकर्सिव केस जो होता है उस केस को हम कहते हैं जनरल केस। और दूसरा जो केस होता है बेस केस, तो बेस केस को हम बेसिकली कहते हैं इंडक्टिव, देन कहते हैं इंडक्टिव केस। तो इस बेस केस और इंडक्टिव केस का मतलब क्या हुआ? तो इस बेस केस इंडक्टिव केस का मतलब ये होता है कि रिकर्सिव केस का मतलब ये होता है कि द रिकर्सिव केस इज मोर जनरल केस ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व यूजिंग रिकर्सिव इक्वल टू सेम फंक्शन। कि एवरी रिकर्सिव फंक्शन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर केसेस द बेस वन और मोर बेस केसेस एंड ए जनरल रिकर्सिव केस। कि जनरल रिकर्सिव केस का मतलब ये होता है कि रिकर्सिव केस इज मोर जनरल केस ऑफ प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व यूजिंग द कॉल टू सेम फंक्शन। कि अगर हम एक ही फंक्शन को बार बार रिकॉल करना चाहते हैं या उसे यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए फंक्शन के अंदर जिस केस का यूज होता है उस केस को हम कहते हैं रिकर्सिव केस। और रिकर्सिव केस के अलावा दूसरा जो केस होता है उस केस को हम कहते हैं बेस केस। रिकर्सिव केस के बाद दूसरा जो केस होता है उस केस को हम कहते हैं बेस केस। तो बेस केस का मीनिंग होता है इंडक्टिव केस। तो इस केस का मीनिंग क्या हुआ? तो बेस केस इज स्मॉल प्रॉब्लम दैट वी नो हाउ टू सॉल्व एंड इट इज द केस दैट कॉज द रिकर्सन टू एंड। इन अदर वर्ड्स इट इज द केस हुज फंक्शन इज सॉल्यूशन इज प्री नॉन आइदर इज ए वैल्यू और फॉर्मूला एंड यूज डायरेक्टली। कि इसका मतलब ये हो गया कि बेस केस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी रिकर्सन फंक्शन को बनाते हैं तो रिकर्सन फंक्शन को बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमारी ये होती है कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उस फंक्शन का टर्मिनेशन होना कंपलसरी। अगर उसका टर्मिनेशन नहीं मिलेगा या उसकी एंडिंग पोजीशन नहीं मिलेगी तो लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा और फंक्शन कभी स्टॉप ही नहीं होगा, तो लूप कंटिन्यू या फंक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैं रिकर्सन के बारे में जानता हूँ कि जैसे आज मैंने यहाँ पर DEF कीवर्ड का यूज करते हुए ए नेम का एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को बनाने के बाद इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करने के बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर हेलो मैसेज प्रिंट कर दिया। तो मैं ये जानता हूँ कि ये जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन बना हुआ है जिसमें यूज कर रहा हूँ।
अब इस फंक्शन को मुझे यूज करना है, इसे एक्सेस करना है, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर a नेम का फंक्शन लिखा और इसे मैंने कॉल कर दिया। अब यहाँ पर हम कहीं भी रिकर्सन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, पुरानी चीज़ देख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर a नेम से एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हेलो मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया। अब इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया, तो यहाँ पर मैंने कॉल स्टेटमेंट को डिफाइन किया और ये मेरी एक्चुअल में डेफिनेशन या फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर रिकर्सन का कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो जब इस कॉल पे कर्सर जाएगा, इंटरप्रेटर इस कॉल को एक्सेस करेगा, तो जैसे ही कॉल होगा तो कर्सर डेफिनेशन में चला जाएगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगी और हेलो मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन को, इस मैसेज को 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो 10 टाइम प्रिंट करने के लिए मुझे बार बार ए देन यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। तो जितनी बार मैं फंक्शन को एक्सेस करूँगा उतनी बार ये कॉल हो जाएगा और मैसेज मेरा प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं रिकर्सन का कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बार बार फंक्शन को एक्सेस करने के बजाय क्यों ना इस वाले फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट को हम इस डेफिनेशन के अंदर ही डिफाइन कर दें, डेफिनेशन के अंदर ही इसे कॉल कर दें। तो इससे बेनिफिट प्रोवाइड होगा कि फंक्शन तो आपका एक ही रहेगा बट कॉलिंग भी आपकी यहीं पर ही एक्सेस हो जाएगी कि एक बार कॉल करने के बाद फंक्शन अपने आप अपने ही फंक्शन को कॉल करता रहेगा, अपने फंक्शन को एक्सेस करता रहेगा। इसीलिए हम रिकर्सन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन जब रिकर्सन स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो रिकर्सन स्टेटमेंट में बेसिकली 2 केसेस हमेशा अप्लाई होते हैं। उनमें एक केस होता है, उस केस को हम कहते हैं रिकर्सिव केस, जिसे जनरल केस भी कहा जाता है। तो रिकर्सिव केस का मतलब ये हो गया कि वो स्टेटमेंट जो आप कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कि जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, जहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो वो जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम रिकर्सिव स्टेटमेंट कहते हैं या जनरल केस कहते हैं, जो एक ही बार लिखा जाता है, मल्टी टाइम एक्सेस नहीं होता है। कि इट मीन्स जो कॉल आप फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं दैट इज अ रिकर्सिव स्टेटमेंट। इसी के बाद मेरा नेक्स्ट केस आता है बेस केस। तो बेस केस का मतलब ये होता है कि जब अभी मैंने आपको 10 बार चीज़ समझाई थी, बार बार मैंने आपको बोला था कि जब भी हम रिकर्सन फंक्शन का यूज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो टर्म ये है कि रिकर्सन फंक्शन के अंदर हमें एंड पोजीशन देना कंपलसरी है। इट मीन्स कि जो रिकर्सन फंक्शन आप बार बार कॉल कर रहे हैं, तो बार बार कॉल करने पर आपको इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए फंक्शन के अंदर एक एंडिंग पोजीशन या स्टॉपेज पोजीशन देना कंपलसरी है। अगर आप स्टॉपेज नहीं दोगे तो फंक्शन कभी रुकेगा नहीं, और फंक्शन नहीं रुकेगा तो इनफाइनाइट में ही फंस जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जब रिकर्सन फंक्शन का यूज करते हैं तो उसमें एक ऐसा केस लगाते हैं जहां पर फंक्शन स्टॉप होना चाहिए। कि जैसे आज मैंने आई नेम का वेरिएबल बनाया i = 1, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैंने आज आई नाम का वेरिएबल बनाया i = 1, देन मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी i ≤ 10, देन मैंने प्रिंट करा दिया i को, देन मैंने यहाँ पर i को ++ कराया। तो इस वाले केस में i के लिए 1 है। सेकंड केस में यहाँ जाएगा i ≤ 10, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा i को प्रिंट कर देगा, इट मीन्स 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद जब वापस यहाँ पहुँचेगा i++ हो जाएगा। i++ होने के बाद वापस ऊपर जाएगा, i के लिए 2 हो जाएगी और लूप चलता रहेगा और लूप चलते 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 10 तक चलेगा। और जैसे ही i के लिए 11 मिलेगी तो 11 मिलने के बाद वो कंडीशन फॉल्स करेगा और बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स हमारा लूप सक्सेसफुली चल रहा है। बट इन केस ऑफ अगर मैंने यहाँ ++ की जगह --- लगा दिया, अगर मैंने ++ की जगह --- डिफाइन कर दिया, तो डिफाइन करने पर ये जो स्टेटमेंट चलेगी वो स्टेटमेंट इनफाइनाइट केस तक चलेगी। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में क्या होगा, जब i के लिए फर्स्ट केस में 1 होगी तो 1 ≤ 10 कंडीशन इज ट्रू, देन i के लिए 1 प्रिंट हो जाएगी। 1 प्रिंट होने के बाद मैंने i को माइनस कर दिया। अब माइनस करने पर 1 की वैल्यू अभी 0 में हो जाएगी, देन 0 से -1 -2 -3 इस तरह से चलती रहेगी। तो इस तरह से चलने पर कभी भी इस कंडीशन को एंड नहीं करेगी, कभी भी इस कंडीशन तक पहुँचेगी ही नहीं। जब इस कंडीशन तक नहीं पहुंचेगी तो लूप कभी रुकेगा ही नहीं और लूप कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसी प्रोसेस में रोटेट होता रहेगा, इस प्रोसेस में कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस लूप को हम कहते हैं इनफाइनाइट सिचुएशन। वही सिचुएशन अगर हम रिकर्सन का यूज करते हैं तो उस केस में जनरेट हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम कोई ना कोई एंड पोजीशन लगाएंगे या उसका एक रिकर्सिव ऐसा केस लगाएंगे, बेस केस लगाएंगे, जिससे वो पॉइंट हमारा रुक जाए, वो आगे नहीं जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसी केस को हम कहते हैं बेस केस।
दैट इज़ ए बेस केस। अब बेस केस रिकर्सिव केस कैसे होते हैं या रिकर्सन का हम कैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल एग्जांपल्स वगैरह हैं, तो उनमें से हम एक एग्जांपल को टैली करते हैं कि एग्जांपल कैसे यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक एग्जांपल बनाया। एग्जांपल कैसे काम कर रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ रिकर्सन इन कैलकुलेशन ऑफ पावर एक स्क्वायर, कि हमारे पास स्क्वायर का एक प्रोग्राम बनाना है कि मुझे एक वैल्यू डालनी है 3, उसका स्क्वायर है 3, तो इसका आंसर आ रहा है 3 × 3 × 3 × 27। अब 3 × 3 मतलब कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक स्क्वायर का प्रोग्राम जनरेट कर रहा हूँ यूजिंग रिकर्सन। कैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने DEF नाम का फंक्शन लिया, फंक्शन को नेम दे दिया मैंने यहाँ पर पावर, देन यहाँ पर a, b दो पैरामीटर पास किए। पैरामीटर पास करने के बाद इस फंक्शन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट लगाई, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर b = 0, देन यहाँ रिटर्न करा दिया मैंने यहाँ पर 1। देन इसी का इफ़ का एल्स पोर्शन चलाया, एल्स पोर्शन के अंदर यहाँ जाकर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी a × पावर ऑफ ब्रैकेट के अंदर a, b - 1 दे दिया। देन यहाँ पर इस फंक्शन की क्लोजिंग हो गई। इस फंक्शन को स्टॉप करने के बाद डेफिनेशन लिखने के बाद इस फंक्शन को कॉल कराना है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ मैसेज पास किया, प्रिंट एंटर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, एंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इसके बाद यहाँ मैंने नम टाइप का इंटीजर कीवर्ड का यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाया, इनपुट किया, इनपुट मैसेज दिया, एंटर वैल्यू। देन यहाँ मैंने p = इंटीजर इनपुट ऑफ raised to the power of पास कर दिया। देन यहाँ जाके एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, = यहाँ लिखा पावर के अंदर यहाँ 2 पैरामीटर पास किए मैंने यहाँ पर num, p। देन मैसेज प्रिंट करा दिया रिजल्ट, तो यहाँ पास कर दिया रिजल्ट। तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। बट ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? इस वाले प्रोग्राम के केस में जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, इस प्रोग्राम के अंदर 2 सेक्शंस हैं। इन 2 सेक्शंस में ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस सेक्शन को हम कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, दैट इज ए फंक्शन डेफिनेशन। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ जो मैंने ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने, इस लाइन को कहते हैं फंक्शन की कॉलिंग, कि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो नॉर्मल केस में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को यूज़ हम कैसे करते हैं, उसे ऑपरेट कैसे करते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। आज हम रिकर्सन फंक्शन का यूज़ समझ रहे हैं। तो रिकर्सन फंक्शन का यूज़ समझने के लिए मैंने पावर निकालने के लिए एक प्रोग्राम बनाया कि मुझे एक नंबर डालना है, उसकी पावर डालनी है, उसका क्यूब निकाल के उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इस प्रोग्राम को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई थी कि रिकर्सन फंक्शन के केस में हमेशा 2 टाइप के केसेस होते हैं। उनमें एक केस होता है बेस केस और एक केस होता है रिकर्सिव केस। तो इस वाले रिकर्सन फंक्शन के अंदर ये जो केस आपको दिखाई दे रहा है, इस केस को हम कहते हैं बेस केस, इसे कहते हैं बेस केस। और ये जो केस आपको दिखाई दे रहा है, इस केस को हम कहते हैं रिकर्सिव केस, इसे कहते हैं रिकर्सिव केस। तो यहाँ पे 2 केस दिखाई दे रहे हैं, एक केस आ रहा है बेस केस और ये केस है रिकर्सिव केस। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि रिकर्सिव केस का मतलब ये है कि जो फंक्शन आप कंटिन्यू कॉल करना चाहते हैं, तो फंक्शन की जो कॉलिंग स्टेटमेंट होती है दैट इज ए रिकर्सिव केस। और उस स्टेटमेंट को रोकने के लिए, रिकर्सन फंक्शन को स्टॉप करने के लिए, रिकर्सन फंक्शन को रोकने के लिए जिस केस का यूज़ होता है, उस केस को हम कहते हैं बेस केस।
तो यहाँ मैंने b इक्वल टू 0 दिया है। तो 0 मैंने इसलिए दिया है कि जब मेरी पावर की वैल्यू या किसी भी लूप को मैं चला रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, वो वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो स्टॉप हो जाए, इसलिए मैंने इस केस को यहाँ पर अप्लाई किया है। अब मेरा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को नॉर्मल भी बना सकता था, बट मैंने रिकर्सन फंक्शन का यूज करके इस प्रोग्राम को जनरेट किया है। तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है इस चीज़ को समझाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जैसे ही इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को एक्सेस करेगा तो पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद मैसेज पास किया, एंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, मैसेज पास हुआ। देन नीचे जाएगा, नीचे जाके हमने नम नाम से एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर, मैसेज पास कर दिया, एंटर वैल्यू। देन मैंने पी नाम का एक वेरिएबल और बनाया, इंटीजर इनपुट, मैसेज पास कर, रेस्ट ऑफ द पावर ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब हम पावर फंक्शन का यूज करके किसी भी नंबर की पावर निकालते हैं तो पावर फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास होते हैं, एक वो नंबर जिसका पावर निकालना है और एक वो कितनी पावर निकालनी है। फॉर एग्जांपल 3,2 दिया तो 3 वो नंबर है जिसकी पावर निकालनी है, 2 इसकी मतलब उसकी घात या उसका क्यूब कितनी पावर निकालनी है, तो इसका सिंटेक्स बन जाएगा 3 की पावर 2। अभी प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, तो इस वाले केस में जैसे ही हमने फर्स्ट ऑफ ऑल केस में यहाँ पर नम नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पास कराई और पी के अंदर एक वैल्यू पास कराई। वैल्यू पास करने के बाद मान लिया कि नम के अंदर मैंने वैल्यू पास करी 7, नम के अंदर वैल्यू पास की है 7 और यहाँ पर पी के अंदर मैंने वैल्यू पास कराई 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3, सॉरी 7 की पावर 3। जैसे ही वैल्यू पास की मैंने नीचे जाके पावर फंक्शन को कॉल कराया, तो ये क्या हो गया, फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट हो गई। नीचे जाके मैंने पावर फंक्शन को कॉल कराया तो पावर फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए, पहला पैरामीटर नम आ रहा है, दूसरा पैरामीटर पी आ रहा है। तो नम में क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, पी में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। जैसे ही फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, कॉल होके वो डेफिनेशन पे जाएगा, डेफिनेशन पे जाने के बाद यहाँ पर जो ए आ रहा है उसमें 7 पास हो जाएगा, बी में यहाँ पर 3 पास हो जाएगा। 3 पास होने के बाद जैसे ही अंदर घुसे, फंक्शन के अंदर आए, अंदर आने के बाद केस चेक कराया, b इक्वल टू 0, क्या b की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर b की वैल्यू 0 के बराबर है तो रिटर्न हो जाए 1 और ये इससे बाहर निकल जाए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो एल्स क्वेश्चन में गए और हमने कैलकुलेशन करा दी। तो कैसे हो रही है कैलकुलेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में a में 7 पड़ा हुआ है, b में 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो चेक कराया b इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स, तो फॉल्स मिलने पर इसमें जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली एल्स क्वेश्चन में जाएगा। एल्स क्वेश्चन में जाके मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी a इंटू पावर ऑफ a b माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि a में क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, इंटू पावर फंक्शन कॉल कराया, पावर फंक्शन में यहाँ पर क्या आ रहा है 7 b माइनस 1, b माइनस 1, b में क्या 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से हमने पावर फंक्शन कॉल कर रखा है तो हम ये जानते हैं कि दैट इज अ रिकर्सन फंक्शन। ये क्या है, एक्चुअली रिकर्सन फंक्शन है। जब रिकर्सन फंक्शन है तो वापस फंक्शन यहाँ नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से कॉल होकर वापस कहाँ चला जाएगा, इसी फंक्शन में चला जाएगा। जैसे इस फंक्शन में जाएगा वापस से यहाँ जब पहुँचेगा तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी -1 हो चुकी है। जैसे ही b की 2 मिलेगी, नीचे आएगा b इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। वापस नीचे आएगा, यहाँ पर a में क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा 7 इंटू यहाँ पर a b माइनस 1, a b माइनस 1, तो b माइनस 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 7 इंटू 49, यहाँ b माइनस 1, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। जैसे ही 1 बचेगा वापस ऊपर जाएगा, b के लिए क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, वापस कंडीशन फॉल्स मिलेगी, नीचे आएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 इंटू 49 इंटू 1, तो यहाँ पर जो केस बनेगा उसकी 7 इंटू 49 इंटू 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा b के लिए क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 आएगा b के लिए क्या हो जाएगी 0, तो b इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ जाते ही प्रिंट स्टेटमेंट में जाएगा, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 इंटू 49 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 343। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7 की पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343 आ जाएगा। इस तरह से मेन जो लॉजिक है, तो इस फंक्शन के अंदर मेन जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक ये है कि बेटा अगर हम चाहें तो इस प्रोग्राम को हम नॉर्मल भी बना सकते हैं, बट हमें इसके अंदर रिकर्सन फंक्शन का यूज करना है। जब रिकर्सन फंक्शन का यूज करना है तो हम जानते हैं कि रिकर्सन फंक्शन एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो खुद के फंक्शन को ही कॉल करते हैं। जब खुद के फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि यहाँ नहीं जा रहा है, बार बार यहाँ एक्सेस नहीं हो रहा है, ये फंक्शन अपने आप को ही
कॉल कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सन फंक्शन, दैट इज अ रिकर्सन फंक्शन। इस तरह से हम इस फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इसी रिकर्सन फंक्शन के बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम अभी इस प्रोग्राम को